स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बड़ी खबर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर सरायमीर थाना क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे में एक मौत की भी खबर है। मौके पर कई थानों की फोर्स के साथ एसपी भी पहुंच चुके हैं। सरायमीर थाना क्षेत्र के फरीदुद्दीन संजयपुर की घटना है ये, आजमगढ़ का मामला। हालांकि ये प्राइवेट या सरकारी हेलीकॉप्टर, इसको लेकर अब स्पष्ट नहीं है। जैसी खबरें अभी तक निकल कर आ रही हैं कि इसमें 2 लोग सवार थे और ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर था। किन वजहों से यह हादसा हुआ, अब ये सब कुछ जांच के दायरे में है। आजमगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सरायमीर थाना क्षेत्र में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे में अभी फिलहाल एक के मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि लोग इसमें जो सवार थे उनकी संख्या कुल 2 थी। मौके पर हालांकि कई थानों की फोर्स पहुंच चुकी है। जब यह हादसा हुआ उसके बाद आसपास के इलाके के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी वहां पर मौके पर पहुंच गए। आनंद फानंद में शासन तक इसकी सूचना पहुंची, पुलिस महकमे तक इसकी जानकारी पहुंची और पुलिस महकमे की तरफ से अधिकारीगण, पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो घायल है उसको अस्पताल पहुंचाने की तैयारी। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि यह प्राइवेट या सरकारी हेलीकॉप्टर था। इधर यूपी में समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ फिर से हल्ला बोल दिया है। सपा कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। सपा ने बेरोजगारी, बिजली व्यवस्था, कानून व्यवस्था के साथ ही व्यापार का मुद्दा भी उठाया है। सपा का कहना है कि यूपी सरकार हर मुद्दे पर विफल साबित हो रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ, हमीरपुर, गोंडा, ग्रेटर नोएडा, कन्नौज, वाराणसी में प्रदर्शन किया। कई जगह पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को रोका भी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें राजधानी लखनऊ से लेकर देखिए वाराणसी तक, ग्रेटर नोएडा से लेकर गोंडा, हमीरपुर और कन्नौज की भी तस्वीरें, जहां पर समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से हल्ला बोला जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं। इसमें भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके साथ साथ किसानों का मामला है और व्यापारियों की आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। ऐसा दावा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। सपा के कार्यकर्ताओं को कई जगह पर पुलिस ने रोका भी। बड़ी तैयारी के साथ सपा कार्यकर्ता पहुंचे थे और राजनीति इस वक्त हावी है दोनों ही तरफ से। जहां सरकार कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, आम जनता सरकार के फैसलों के साथ है, वहीं विपक्ष कह रहा कि दरअसल सरकार ना तो विपक्ष की सुन रही और ना आम जनता की। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर, चाहे वो योगी सरकार हो या फिर मोदी सरकार, दोनों ही फेल है। समाजवादी पार्टी लगातार हल्ला बोल रही है। कांग्रेस ने भी इसके पहले मोर्चा संभाला था, लेकिन फिलहाल इस वक्त समाजवादी पार्टी अपने आप को सक्रिय दिखाते हुए। ड्रग्स कार्टेल के खेल में अब एक लखनऊ के बड़े अधिकारी के बेटे का कनेक्शन सामने आया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गोमती नगर से आईआरएस अधिकारी के बेटे चेरिस गिडवानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक अमेरिका से इंस्टाग्राम के जरिए ड्रग्स मंगवाता था और अलग अलग जिलों के साथ ही दूसरे कई राज्यों में भी सप्लाई करने का काम करता था। ड्रग्स की सप्लाई बड़े ही शातिराना ढंग से अमेरिका से यूपी तक की जाती थी। जानकारी के मुताबिक युवक इंस्टाग्राम के जरिए इसकी डीलिंग अमेरिका से करता था। फिलहाल आईआरएस के बेटे को एनसीबी ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस पूरे गोरख धंधे की पोल तब खुली जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अमेरिका से एक पार्सल के जरिए 31 अगस्त को आए 2.7 किलो गांजे को दिल्ली से बरामद किया। काफी लंबी जांच के बाद इस मामले में गांजा मंगाने वाले आईआरएस के बेटे को 18 सितंबर को लखनऊ से धर दबोचा गया, गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा कि गांजा एक एयर कंप्रेशर के अंदर छिपा कर लाया गया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वो नशीले पदार्थों के लिए पेमेंट के लिए वर्चुअल करेंसी यानी बिटकॉइन का इस्तेमाल करता था। इसके अलावा वो दिल्ली और बेंगलुरु के भी कुछ ड्रग्स सप्लायरों से ड्रग्स मंगाता था। यानी सिर्फ प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी अन्य राज्यों में भी उसका रैकेट चलता था या वो सप्लाई चेन चलाता था। इसकी जानकारी करते करते पुलिस उस शख्स तक पहुंची और उसे फिलहाल गिरफ्तार किया गया। ये वही शख्स है जो कि आईआरएस अधिकारी का बेटा बताया गया। इस पूरे प्रकरण में आप देखिए कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में अमेरिका से नशा पहुंचना, उसकी खेप पहुंचना, बल्कि वर्चुअल जो कॉइन है बिटकॉइन, उसके जरिए पेमेंट करना और कई जगहों पर इसकी सप्लाई करना। यानी अभी बहुत सारी कड़ियों को जोड़ना है एनसीबी को और ड्रग्स रैकेट के इस खुलासे में और कई हाई प्रोफाइल लोग भी हो सकता है कि मौजूद पाए जाएं या उनका कनेक्शन इससे जुड़े, उनकी जांच भी की जा रही है।
चले हमारे साथ हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ में राजेश राज साहब पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हैं। वो स्वागत है राजेश जी आपका। खुर्रम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, गिरफ्तारी हो गई एक अधिकारी के बेटे की, नेक्सस भी बड़ा दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से गांजे की बरामदगी हुई और फिर चेन जोड़ते जोड़ते एनसीबी की टीम पहुंची वहां पर, उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद क्या कुछ और खुलासे हुए? कौन कौन इसके संपर्क में था? सिर्फ राज्य नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी ये सप्लाई करता था। कब से चल रहा था? कितना बड़ा रैकेट है? देखिए, रैकेट तो बताया जा रहा है तकरीबन 2 साल से चल रहा था और ये रैकेट यहाँ सिंडिकेट में तब्दील हो चुका था। देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है, जो लड़का है गिडवानी, वो जिस तरीके से उसका जो मोडस ऑपरेंडी है वो बहुत क्लियर है। वो सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम के जरिए वो ऑर्डर प्लेस करता था और फिर बिटकॉइन के जरिए खरीद फरोख्त होती थी। उसके बाद वो ड्रग्स जो था अमेरिका से आता था, उसके बाद वो हिंदुस्तान में फैलाया जाता था। तो एक बात तो शुरुआत में ये सामने आ रही थी कि हो सकता है ये अपने इस्तेमाल के लिए या फिर अपना जो उनका इंटैक्ट ग्रुप है उसके इस्तेमाल के लिए उनके लिए वो इस्तेमाल करता हो। लेकिन जो क्वांटिटी है 2 लाख माफ करेगा 2 किलो से ऊपर की क्वांटिटी, तकरीबन 3 किलो की क्वांटिटी है और उसका जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में 5,000 रुपए ग्राम की है। तो यानी कि एक हाई ग्रेड का ये ड्रग्स था जिसको वो सप्लाई होता था। और बताया ये जा रहा है कि ये जो ड्रग्स था ये नशे को तेज करने के लिए इस्तेमाल होता था। यानी कि जो रेप पार्टी अब तक आप गोवा में सुनते थे या बेंगलुरु में सुनते थे या पुणे में सुनते थे, अब वो रेप पार्टी यहां भी होती, इस बात की तस्दीक होती जा रही है। तो इस तरह का ड्रग्स रेप पार्टी में ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो लेकिन दूसरी बात ये थी कि आईआरएस का लड़का है, यानी कि हाई प्रोफाइल मामला बन जाता है। यही वजह है कि बड़े गुपचुप तरीके से एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना काम किया। खामोशी से आई, जो लखनऊ की यूनिट थी उसको इन्वॉल्व नहीं किया, वो खुद आती है, गिरफ्तार करती है और चली जाती है, हिरासत में ले लेती है। तो अब उससे पूछताछ जारी है और तमाम बातें खुल रही है। लेकिन जो दूसरी बड़ी चिंता का विषय है वो ये है कि जिस तरह से बिटकॉइन का इस्तेमाल होता है, कि बिटकॉइन के जरिए पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, ये साफ बताता है कि बहुत सुनियोजित तरीके से एक जो इंटरनेशनल सिंडिकेट काम करता है, ठीक उसी तरीके से ये उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। बिल्कुल सही बात खुर्रम, दोनों ही प्रतिबंधित चीजें, चाहे वो नशा हो, हाई क्वालिटी का नशा, और अमेरिका से उसकी डिलीवरी, इंस्टाग्राम के जरिए बुकिंग होना, और उसके बाद बिटकॉइन जो कि प्रतिबंधित, उसका भी इसमें इस्तेमाल होना पेमेंट करने के लिए, लेन देन के लिए। खुर्रम, यहां पर चूंकि मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है, आपने कहा कि इसीलिए एनसीबी ने भी गुपचुप तरीके से दस्तक दी और गिरफ्तारी करके ले गए। क्या कोई कनेक्शन परिवार की तरफ से और निकल कर आया? 2 साल से इस आपने कहा कि यह रैकेट नहीं बल्कि अब सिंडिकेट में तब्दील हो गया था। परिवार के किसी सदस्य को कभी एहसास नहीं हुआ, एक अधिकारी, वो भी इस लेवल के अधिकारी? देखिए, जो अधिकारी हैं, जो हाई प्रोफाइल अधिकारी हैं, आईआरएस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी जो माँ है वो भी एक बड़ी हाई प्रोफाइल बताई जा रही है, जो अभी तक सामने आ रहा है, जो कि हम लोगों ने तहकीकात की वो सामने निकल के आ रहा है। तो ये बात तो सही है कि जिस तरीके से जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ही मूव करता है। ये जो निम्न स्तर के जो ड्रगिस्ट होते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पहुंच से बाहर होता है दोनों लिहाज से। ना तो वो खरीद फरोख्त कर सकते हैं, ना उन पर इतना पैसा होता है। तो ये हाई प्रोफाइल फैमिली में ही सर्कुलेट होता है। और जाहिर सी बात है, जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है उसका एक काला सच, घिनौना सच ये है कि हाई प्रोफाइल घर के लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं। ये बात अब तस्दीक होती जा रही है, जांच हो रही है। अभी ये नहीं कहा गया कि हाँ यही शख्स है, जांच हो रही है, शक के बिना पर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आप देखें जिस तरीके पूरा मामला आ रहा है, अगर ये सब तस्दीक हो जाती है तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश की जो हाई प्रोफाइल फैमिलीज हैं उनको सोचना पड़ेगा कि उनके बच्चे, उनके वार्ड कहां पर जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एक तो ड्रग की खरीद फरोख्त अमेरिका से, दूसरी बात बिटकॉइन के जरिए पैसे का आदान प्रदान, ये साफ बताता है कि सोची समझी तरीके से हो रहा है। बिल्कुल, और इसमें देखिए, इसमें ना सिर्फ सोचे समझे तरीके से खुर्रम ये हो रहा है, बल्कि इसमें उन लोगों पर बहुत ज्यादा शायद कानून का खौफ नहीं है। उन्हें पता था कि जो कर रहे हैं वो किस हद तक का अपराध है, लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ नशा मंगाना बल्कि नशे को सप्लाई करना, बिटकॉइन का इस्तेमाल करना, यानी सब कुछ करने के लिए वो तैयार थे। उन्हें पता था कि किस लेवल का वो अपराध कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके उसमें उन्हें कोई डर भय नहीं था। खुर्रम हमारे साथ आप बने रहिए। राजेश राज साहब, जैसा खुर्रम कह रहे थे कि मुंबई गोवा, ये जो दम मारो दम की खेप है, सिर्फ मुंबई, गोवा, बेंगलुरु, पुणे तक ही सीमित नहीं है। अब उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ही जरिए कई अन्य राज्य या कई और जगहों पर और हाई प्रोफाइल तरीके से इसको ना सिर्फ मंगाया जा रहा बल्कि इसका इस्तेमाल भी हो रहा, इसके ग्राहक भी हैं।
बिल्कुल है। और ये जो है इसमें इस चीज के लिए अब कहीं पर ये नहीं रह गया है। इसकी आवाज बहुत इको कर रही है, आवाज बहुत बोलिए बोलिए राजेश जी, आपकी आवाज आ रही है। नहीं नहीं, हमें इको कर रही है। जी तो ये चीज की केवल दिल्ली, गोवा या मुंबई या पुणे, अब ये कोई अपवाद नहीं रह गया। और लखनऊ जो है वो किसी भी स्थिति में पुणे और गोवा और इनसे कहीं कम नहीं रह गया है, सिवाय इसके कि वहाँ बीच हो, यहाँ बीच ना हो। जी और ये केवल लखनऊ नहीं है, लखनऊ है, कानपुर है, जो अपने कैवाल टाउन्स हैं, जो अपने और जो बड़े बड़े शहर हैं, मेरठ है, बरेली है। और ये जो ड्रग्स है, ड्रग्स का तो जो प्रचार प्रसार जिस तरीके से बच्चों में हो रहा है, ये तो उनका उनका बचपन और उनका जो है उनकी युवा अवस्था, उनका ये बर्बाद कर रहे हैं लोग। और ये तो अक्सर आप देखें, यहाँ से भी कई बार पुलिस पकड़ती है नारकोटिक्स में जो लोग स्कूलों और कॉलेजेस के बाहर जो यंग बच्चे हैं, उनको कहीं न कहीं नशे की आदत डालने की बात करते हैं उसमें भी। लेकिन इसमें जो सबसे आश्चर्यजनक बात है जी कि जिस तरीके से किया गया है, ऑर्गेनाइज तरीके से, बिल्कुल, कि बिटकॉइन का प्रयोग किया गया इस आधार पे कि बिटकॉइन के उससे किसी को पता नहीं लगेगा। और जो अब ये जैसे इन्होंने इंस्टाग्राम से मंगाया है, लेकिन आया तो ये इंटरनेशनल कोरियर्स के थ्रू आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहीं न कहीं से जो हमारी जो एनसीबी है, उसको कहीं न कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि ये तो चल रहा है 2 साल से। और इसमें बिटकॉइन के माध्यम से न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए का इसमें लेन देन हो चुका होगा। और ये केवल अपने अपने यूज के लिए, या जो अपने जान पहचान के लोग हैं, अपने मित्र हैं, अपने दोस्त हैं, या जो अपनी क्लोज ग्रुप है, केवल उसके लिए नहीं मंगा रहे हैं। क्योंकि वो उसके लिए मंगाने की जरूरत पड़ती तो हो सकता है कि इंडियन रुपी में भी मंगा लेते, बिल्कुल 1000, 10,000, 20,000 का तो कर भी लेते। लेकिन जो बिटकॉइन यूज किया है, तो वो जो है वो कोई ड्रग कार्टेल टाइप का इनका भी यहाँ पे है। और उसमें काफी और जो ग्रुप्स होंगे वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। जहां तक आईआरएस ऑफिसर साहब जो है उनके इन्वॉल्वमेंट की बात हो, उसमें मुझे कोई मतलब उम्मीद मुझे नहीं लगती है ऐसी। नहीं नहीं, हम वो कह भी नहीं रहे, क्योंकि जब हम वो कह भी नहीं रहे। हमारा कंसर्न वहां पर उस सवाल पूछने का सिर्फ इतना था खुर्रम से कि कितने बड़े अधिकारी, वो उनके परिवार में अगर उनका बेटा या कोई सदस्य इस तरीके का काम कर रहा है इतने समय से, तो शक तो होना चाहिए था। इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं है, लेकिन ऐसे तमाम परिवार हैं जिनके बच्चे उस हाई प्रोफाइल सोसाइटी में इस तरीके का काम कर रहे हैं और फिर अंततः उनके परिवार पर भी दाग लगता है। आईआरएस अफसर पर हम कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं जब तक कि उनको लेकर कोई डिटेल्स नहीं आती हैं, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी या वो खुद कितना अनभिज्ञ थे अपने बेटे के इस करतूत से। राजेश जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा दत्त शर्मा भी मनोवैज्ञानिक जुड़ चुके हैं केजेएमयू के। डॉक्टर कृष्णा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों ने बहुत बखूबी उन तमाम दौर को देखा होगा। हिप्पीज का जो दौर होता था तब दम मारो दम खुलेआम होता था और एक स्टेटस सिंबल सा बन गया था। वो कहते थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई रोक नहीं सकता और रोकेगा तो भी हम दम मारेंगे ही मारेंगे। आज वो दौर नहीं है, लेकिन उसी तरीके का काम चल रहा है और लगातार अभी देखिए माया नगरी के कई मामले, जो अभिनेत्रियों से लेकर उनके साथ साथ अभिनेता या फिर तमाम लोग, उनकी चीजें सुर्खियों में है। लेकिन कमोबेश ये चीजें हर एक प्रदेश में पहुंच गई, उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। जी जी। हेलो डॉक्टर कृष्णा, अपनी बात रखिए। जी जी। ऐसा है कि सबसे प्रमुख बात ये लगती है जी, आजकल बच्चों में यंग बच्चों अधैर्य, इम्पेशेंस बहुत है। जी धीरज बिल्कुल नहीं है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। उन्हें जल्दी से बड़ा आदमी बनना है, बहुत जल्दी विख्यात होना है और बहुत जल्दी कुछ लीग से हट के अलग करना है जिससे उनका नाम हो। हम लोग एक टेस्ट करते हैं तो उसमें पूछते हैं कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट विश क्या है। आप जान के हैरान होंगे अतुल जी, हर बच्चा ये कहने की कोशिश करता है कि कुछ अलग करना है, कुछ सबसे हट के करना है। तो ये जो अचानक बहुत ज्यादा उपलब्धि बढ़ाने की बात है, कम समय में बहुत धनवान बनने की बात है, तो जाहिर तौर पे इसमें डेविएटेड रास्ते ही अपनाने होंगे लोगों को। तो इसलिए बच्चों के पास, जिनके पास सामर्थ्य है, फिर ये डेविएटेड रास्तों से
बहुत बड़ा बनने की कोशिश में लग जाते हैं। बिल्कुल। उसी का नमूना है कि डॉक्टर कृष्णा, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन समझ से परे है कि कुछ अलग करना है तो दम मारना है, ये समझ से परे है। लेकिन आज ये स्थिति कमोबेश बढ़ती ही चली जा रही है। एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर आप कैसे देखते हैं? तमाम केसेस आप लोग के पास आते होंगे और उनमें क्या कॉमन पाया जाता है? इस तरीके का जो एक रैकेट सा चल पड़ा है और उसमें खास तौर से यूथ इन्वॉल्व हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? खुद से हो रहा है या उसकी आदत डाली जा रही है उसको? और किस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी? जी, दरअसल ये बातें अतुल जी एक दूसरे से संबंधित हैं। जी। जैसे जो लोग जल्दी धनवान होना चाहते हैं वो उसकी रैकेटिंग और ट्रैफिकिंग में लग जाएंगे जी। और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि कैसे बहुत ज्यादा खुशी, प्लेजर, आनंद में आप जाएं। उसकी गलत परिभाषा दी जाती है। बिल्कुल। तो ये एक तरीके से उनको ये सपने दिखाना कि बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एक उस दुनिया में चले जाएंगे, तो वो भी बहुत जल्दी खुशी ढूंढना, आनंद ढूंढना, ये बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। और जब वो लालायित हो जाते हैं तब उनको आधार बना के और वो अपना कार्य सिद्ध करते हैं। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको डॉक्टर साहब समझाया कि इसके पीछे असल वजह क्या है और ट्रैफिकर्स का मोटो क्या होता है, पैडलर्स का मोटो क्या होता है, और फिर उनको धनवान बनना है तो टारगेट किसको करना है और किसको नशे की गिरफ्त में डालना है ताकि उन तक धन पहुंचता रहे। वो अपना उसी तरीके से एक सिनेरियो बनाते हैं, एक रोड मैप तैयार करते हैं। बहुत जल्दी से खुर्रम, एक सवाल यहां पर, ये लोकल पुलिस को भनक नहीं, साइबर सेल हमारे यहां पर भी है, तकनीकी तौर पर बहुत सारी चीजें मजबूत कर गए थे अखिलेश यादव और अब फिर मौजूदा सरकार भी उस पर काम कर रही है, लेकिन उन लोगों को इस पूरे रैकेट की, सिंडिकेट कह लें क्योंकि अभी सिंडिकेट में तब्दील हो गया है, उसकी भनक तक नहीं। यानी लोकल लेवल पर कोई भी जानकारी नहीं है कि किस तरीके से ड्रग्स और ड्रग्स के भी अलग अलग स्वरूप अमेरिका तक से यहां पर ऑनलाइन बुकिंग के जरिए पहुंच रहे हैं, बिटकॉइन से उसका पेमेंट हो रहा है, सब फेल है। देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं कहेंगे। देखिए, एक खेप पकड़ता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली में और इतनी बड़ा खेप पकड़ता है 2 किलो के ऊपर का, उसके बाद सजग होता है, उसके बाद पूरी ट्रेल निकालता है। ये बात तकरीबन 1 से 1.5 महीने पुरानी बात है। जब पूरी जांच होती है कि किसने बुक कराया था, कैसे बुक हुआ, कैसे पेमेंट हुआ, लैंड ट्रांसपोर्टर कौन था, कौन इसका पेडलर हो सकता है, कौन इसका कुरियर हो सकता है, तो तार लखनऊ तक जुड़ जाते हैं। उसके बाद जब उनको तस्दीक हो जाती है कि हाँ ये शख्स हो सकता है इसमें शामिल, तब उसके बाद यहाँ गिरफ्तारी करते हैं। और आप देखिए कि जिस खामोशी के साथ एनसीबी ने काम किया है, वो ये साफ बताता है कि उनको इस बात का इल्म था कि हाई प्रोफाइल मामला है, बड़ा मामला है, एक बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है, इसलिए खामोशी के साथ काम करिए। जो कि आरोपी है, जिस पर शक है, वो उसका कोई मौका ना मिले अपने को बचाने का, तो लिहाजा वो ले जाते हैं। अभी तस्दीक चली, पूछताछ हो रही, जो खबरें हमारे तक आ रही हैं कि उसने बहुत कुछ कबूला है। लेकिन जो यहाँ की बात करिए आप, कि अगर आप देखिए तो बॉयज लॉकर रूम, गर्ल्स लॉकर रूम दिल्ली में हो रहा था, ये सबको सामने बात आई किस तरह से खुला, जब उसके बीच का आदमी बाहर निकलता है और वो बयान बताता है सब कुछ। उसी तरीके से जो इंस्टाग्राम है, उसको इस तरीके से अब लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। इंस्टाग्राम बनाया किसी और पर्पस से गया, लेकिन वो काम किसी और पर्पस के लिए किया जाने लगा। ये साफ बताता है कि किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्राइम की दुनिया में किया जा रहा है, किस तरीके से जो डार्क नेट है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। तो ये साफ जाहिर सी बात है, अगर आप जाइए तो हम लोग को जो आभासी दुनिया दिखती है, अगर आप अंडरवर्ल्ड में जाइए, क्रिमिनल्स के बीच में जाइए, तो आभासी दुनिया बिल्कुल फर्क हो जाएगी, वर्चुअल वर्ल्ड बिल्कुल फर्क नजर आएगा। और यही बात है, उसको डिकोड करने की लगातार कोशिश होती रहती है, उसका एक स्टेप और है। लेकिन अब क्यों नहीं मालूम चला उत्तर प्रदेश महकमे को, पुलिस महकमे को, इंटेलिजेंस महकमे को कि इतनी बड़ी खेप यहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। हो सकता है कि उसको मालूम हो रहे, जब ये खेप आई अगर पकड़ में नहीं आती, ये भी हो सकता है कि ये आदमी एज अ सेंटर मैन इस्तेमाल हो रहा हो। ये जो पकड़ा गया है चेरिश गिडवानी, हो सकता है कि इसको एक सेंटर बनाया गया हो कि आप हब होंगे और यहां से पूरे हिंदुस्तान में वो नशे का कारोबार फैलाया जाएगा। ये बात अब साबित होने वाली है, कैसे साबित होती है, ठीक है, अब देखना होगा कि बात कब तक साबित होती है और इसके तार और कहां से जुड़ते हैं, कितने हाई प्रोफाइल लोग या किस तरीके के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो खुलासा होगा। राजेश राय साहब, खुर्रम कह रहे हैं कि इसको हम इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं मान सकते, क्या वाकई नहीं मान सकते? ठीक है, एजेंसियां अलग होती हैं, उनका रोल अलग होता है, एनसीबी का अपना रोल है, वहां पर उसको एक भनक लगी, इनपुट मिले, उसके बाद उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ा।
लेकिन लोकल लेवल पर भी चूंकि यहां पर सप्लाई भी होती थी तो उसका इस्तेमाल भी होता था, इस्तेमाल हो रहा था, तो कहीं ना कहीं से इनपुट तो मिल सकते थे। वो चाहे अलग अलग एजेंसियां हैं, पुलिस से लेकर तमाम अन्य प्रदेश लेवल की, वो फेल्योर तो दिखता है। वो आपकी बात सही है अपनी जगह पे, और ये बात और तस्दीक तब होगी जब ये जांच से, अगर जैसे अभी तक बात जो बताई जा रही है उसमें लग रहा है कि ये बाहर से मंगवाते थे और मंगवा करके बेंगलुरु और गोवा और जगहों पे भी सप्लाई कर रहे थे। तो एक बार जब ये इंट्रोगेशन के बाद ये बात तस्दीक होगी कि केवल बेंगलुरु और गोवा में ही अगर नहीं सप्लाई कर रहे थे, यूपी में भी उनका नेटवर्क बना हुआ था और जगह जगह छोटी छोटी उन्होंने फ्रेंचाइजी दे रखी होगी, जिसके माध्यम से ये, अगर उसका जो एंड यूजर भी अगर लखनऊ में है जी, अगर वहां से जहां से मंगा करके और छोटे छोटे ग्रुप बना के एजेंसीज बना करके अगर उनका एंड यूजर भी लखनऊ में है, तो निश्चित रूप से लखनऊ पुलिस की भी फेलियर है। क्योंकि अगर वो जो ड्रग आ रही थी, अगर उसका यूज यहाँ पे हो रहा था और वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, तो भले ही उसको मंगाने में टेक्निकली बहुत हाई फाई जो इस समय आभासी दुनिया की बात हो रही है उसका प्रयोग किया गया, बिटकॉइन जो कि यहाँ पर बंद है, बैंड है, उसका प्रयोग किया गया। तो जब इन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, तो एक तो बात यह है कि जिस गिडवानी ने इस कार्य को किया है, वो अब ये हमें नहीं पता कि उनका प्रोफाइल क्या है। उन्होंने इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर से इंजीनियरिंग की है, कोई जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कोई किसी तरह का प्राइवेट काम भी, कोई एक आदमी जब कोई इतना बड़ा ड्रग का रैकेट चला रहा है तो उसने अपने लिए कोई एक फेस भी बना रखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो केवल फादर के नाम पे वो नहीं चला रहा होगा, उसने अपना कोई फेस बना रखा होगा कि हाँ ये कंप्यूटर का इनका ट्रेनिंग। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने पूछा था कि देखिए यहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि फेल्योर नहीं है, क्योंकि कोई चीज आ रही है और उसका इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, बड़ी मात्रा में वो चीज पहुंच रही है और उसका और अन्य राज्यों में भी सप्लाई हो रहा, तो कहीं ना कहीं से तो इनपुट मिल सकते थे या मिलने चाहिए थे। ये फेल्योर है या नेग्लिजेंस है, जो भी कह ले। डॉक्टर कृष्णा, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट सर आपका। आपने 2-3 बातें बताई कि ये क्यों हो रहा, कैसे हो रहा और किस वजह से यूथ इसमें आ रहा। जो परिवार की भूमिका है, खासतौर से हाई प्रोफाइल जो परिवार है उनमें इस तरीके की चीजें, इसका मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है, क्यों आखिर? क्योंकि देखिए निचले स्तर पर, मध्यम वर्ग स्तर पर भी नशा है, ऐसा नहीं कह सकते कि वहां बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हाई प्रोफाइल फैमिलीज में ही है। उस नशे का जो व्यवहार है वो अलग है, उसका स्वरूप अलग है, लेकिन हाई प्रोफाइल फैमिलीज में इस तरीके का नशा, और क्यों आखिर हाई प्रोफाइल में ही इस तरीके का नशा? उसके 2 कारण, एक तो आर्थिक समझ में आता है, दूसरा क्या? दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है, दरअसल एक छोटा सा हम लोगों ने सर्वे भी किया था कि इस तरीके के बच्चे डेविएटेड बिहेवियर क्यों करने लगते हैं। तो उसमें 3 बातें आई थी। पहला, तीनों आई है, पहला है इम्पेशेंस, दूसरा है इंडिविजुअलिज्म और तीसरा है इंटेलेक्चुअलिज्म। इम्पेशेंस ये है कि धीरज की कमी है, उन्हें लगता है हमारे सामर्थ्य है, हम अलग कुछ कर सकते हैं बड़ा। इंडिविजुअलिज्म ये है कि ऐसे बड़े परिवारों में जो थोड़ा समृद्ध परिवार हैं, तो हर व्यक्ति की अपनी अलग एंटिटी होती है। बिल्कुल, वो किसी के कहने सुनने में जरा कम आता है। जैसे मध्यम श्रेणी के परिवार हैं या लोअर फैमिली में ये होता है कि भाई हेड ऑफ द फैमिली ने कुछ कह दिया, ताऊ जी ने कुछ कह दिया, दादाजी ने कुछ कह दिया, तो उनकी बात का सम्मान होगा। लेकिन इस तरीके के जो डेवलप्ड फैमिली है उसमें हर व्यक्ति, बच्चा भी चाहता है कि हमारा अलग अस्तित्व, हमारा अलग एंटिटी। ये है इंडिविजुअलिज्म। और तीसरा ये कि जो आजकल ज्ञान, टेक्निकल जानकारी, ये सोने पे सुहागा का काम करती है कि इंटेलेक्चुअलिज्म, ये हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और अपना काम अपने आधार पर स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल, और जो तीसरा है सर, मुझे उसमें ये चीज लगता है कि जो इंटेलेक्चुअलिज्म है ना, उसमें भी 2 श्रेणियां, एक होते हैं वाकई और एक होते हैं जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान, अपने आप को समझ लेना, ज्ञान ले लेना और फिर उसका दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृष्णा आपका, राजेश जी आपका, खुर्रम आपका। तो एक बड़े परिवार का बेटा जो कि एक पेडलर के तौर पर या फिर सिंडिकेट चलाने वाले के तौर पर और खुद नशा करने और करवाने वाले के तौर पर गिरफ्त में तो आया है, लेकिन अब इसकी चेन कहां तक जाएगी, इसका खुलासा होना भी बाकी है। नमस्कार।